गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो सीखा है उसको एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने ये सीखा है कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत वाइटल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ह्यूमन बीइंग्स अपनी डेवलपमेंट करते हैं रिसोर्सेज के माध्यम से। रिसोर्सेज नहीं होंगी तो ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट भी पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि हमें सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से को फेस करना पड़ता है, उनसे जूझना पड़ता है। तो उसके लिए हमने लास्ट क्लास में देखा कि उसके लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है। वो थी हमारी रिसोर्स की प्लानिंग, जो कि अर्जेंट बेसिस पे रिक्वायर्ड थी, क्योंकि अगर हम रिसोर्सेज को जिस स्पीड से यूटिलाइज कर रहे हैं, अगर वैसे यूटिलाइज करते चले जाएंगे तो बहुत जल्द सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे और फ्यूचर जनरेशन भी नहीं देख पाएगी। हो सकता है हमारे भी आने वाले दिनों के लिए हमारे पास कुछ ही रिसोर्सेज बच जाए, बाकी सब डिप्लीट हो जाए। तो जैसे हमारे लिए रिसोर्स प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है, वैसे ही हमारे लिए रिसोर्सेज को कंजर्व करना भी इम्पोर्टेंट है। अब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए अलग अलग बुक्स में अलग अलग कमीशंस ने, अलग अलग इंसानों ने अलग अलग फिलॉसफी दे रखी है। ठीक है, अब आपकी बुक में दिया हुआ है, जैसे गांधी जी की ने फिलॉसफी दी थी दैट देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। इसका मतलब क्या है, हमारे नेचर ने जो हमें रिसोर्सेज दे रखे हैं, प्रोवाइड किए हुए हैं, वो हम सब की नीड को फुलफिल कर देंगे इजीली। इतने रिसोर्सेज हैं, नेचर के पास सब कुछ है, बट ऐसा नहीं है कि किसी की ग्रीड को फुलफिल कर सके, क्योंकि ग्रीड का रिजल्ट मैंने आपको समझाया था कि ग्रीड का क्या रिजल्ट होता है। हमारी सोसाइटी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, हैव एंड हैव नॉट में, यानी कि रिच एंड पुअर में। फिर उसके तो रिजल्ट्स आपको पता ही है कि क्या होने। तो ग्रीड के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास क्या है, नीड के लिए सब कुछ है। बट गांधी जी ने इसके साथ साथ एक चीज को एम्फेसाइज किया था कि देयर शुड बी, इंस्टेड ऑफ मास प्रोडक्शन, व्हाट शुड बी देयर, देयर शुड बी प्रोडक्शन बाय मासेस। मास प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि हम कोई सिंगल प्रोडक्ट जो है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमारी फैक्ट्रीज में पता चला शू फैक्ट्री है तो शू के डिफरेंट स्टाइल डिजाइन बनते चले जा रहे हैं, तो शू ही बन रहे हैं ना। तो उन्होंने कहा था मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें वेस्टेज ज्यादा है और मैन पावर रिड्यूस होकर मशीन पावर में आ जाती है, जिससे कि हमारा एम्प्लॉयमेंट जो है वो घट जाता है और हमारे रिसोर्सेज की वेस्टेज होती है। उन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन बाय मासेस, इसको इस पे एम्फेसाइज किया कि जो भी प्रोडक्शन करें उतना करें जितने की जरूरत है। और मासेस का मतलब यहाँ पर है ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब जो हम प्रोडक्शन करते हैं वो लोगों के द्वारा होना चाहिए और उतना ही करो जितने की रिक्वायरमेंट है। अब इससे क्या बेनिफिट था, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, ठीक है, मशीन्स का रिप्लेसमेंट होता है मैन पावर से, और दूसरा रिसोर्सेज बचने के साथ साथ जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं उनको बढ़ावा मिलता है, वो ग्रो करती हैं, और ये जो अपनी खादी इंडस्ट्रीज वगैरह। ठीक है, तो इस तरीके से गांधी जी ने मास प्रोडक्शन के खिलाफ बोला था कि मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए बल्कि प्रोडक्शन बाय मासेस होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद 1974 में शूमेकर ने अपनी एक बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में सेम गांधी जी की फिलॉसफी को ही रखा, लेकिन कुछ अलग अंदाज में रिप्रेजेंट किया, बट द फाइनल एम इज द सेम। देन इन 1984 ब्रुकलिन कमीशन आया, इसमें ये जो बुक पब्लिश हुई, जो फिलॉसफी इसमें थी आर कॉमन फ्यूचर वाले में, इसमें भी सेम थी, बट दे एम्फेसाइज ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ज्यादा जोर दिया गया, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या था कि हमने नेचर को नहीं डिस्टर्ब करना, एनवायरमेंट को नहीं खराब करना,
हमने नेचुरल तरीके से ग्रो करना है, सो दैट हमारे इस जनरेशन को भी जितनी की रिक्वायरमेंट है वो सारा आराम से मिल जाए और फ्यूचर जनरेशन भी रिसोर्सेज को यूज कर सकें. सो दीज आर फ्यू इम्पोर्टेंट थिंग्स विच यू शुड नो रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कि किसने क्या कहा था, कौन सी बुक कौन सी ईयर में पब्लिश हुई या किस ईयर में, मतलब कौन सी बुक में कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के रिगार्डिंग कुछ बात कही गई है. ठीक है. एंड आफ्टर ब्रुकलिन कमीशन, ये आपने 1992 का अर्थ समिट लास्ट क्लास में पढ़ा है. एंड दिस कम्स 1992 में जो अर्थ समिट हुआ रियो डी जेनेरियो में, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द सेम फंडा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे इस पे बात की गई. और इसमें दो ही चीजें थी, अगेन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है. हमारी जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो प्रॉब्लम आ रही थी रिसोर्सेज को यूज करने की, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जिस हिसाब से हम कर रहे थे, यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही थी. और एक दूसरी थी हमारा एनवायरमेंट डिस्टर्ब हो रहा था, तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड डिस्कशन किया गया. एंड फाइनली आपको पता ही है इसका नटशेल क्या निकला, इसका रिजल्ट था दैट वाज द एजेंडा 21. सो दिस इज अबाउट the kind of researches that was done on the conservation of resource. तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं अपने रिसोर्सेज के लिए. ठीक है, कि रिसोर्सेज हम कौन कौन से रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, उनको हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं और क्या वो यूटिलाइजेशन का पैटर्न ठीक है या हमें उसमें चेंज करना है. तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग लैंड रिसोर्स की. अब जो लैंड रिसोर्स है ये कैसा रिसोर्स है? वेरी गुड, इट इज अ नेचुरल रिसोर्स. नेचुरल है, हम लोगों ने लैंड नहीं बनाई है और ना हम बना सकते हैं. ठीक है. सो इट इज अ नेचुरल रिसोर्स. नेचुरल रिसोर्स है, पर कितना परसेंट लैंड है अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 70% तो अपना वाटर और 30% क्या है अपने पास? लैंड है. और इस 30% में मैक्सिमम जो है ये हम मानते हैं कि इनहैबिटेड है. क्यों? क्यों इनहैबिटेड है? यहाँ कोई सेटलमेंट क्यों नहीं है वो देखते हैं. देखो, सेटलमेंट कहाँ पॉसिबल नहीं है? जहां पर हम लोग जी नहीं सकते, है ना. हमें जीने के लिए जितने साधनों की जरूरत है वो वहां मौजूद होने चाहिए, तब हमारा वहां पर रहना सहना होता है, तब हैबिटेट होता है. अब मैं क्यों कह रही हूँ इनहैबिटेड एरिया थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि अगर आप कंसिडर करोगे तो जो पोलर रीजन है, ग्लोब को देखते हो, ये ग्लोबल मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ ग्लोबली. ठीक है. जितने भी पोलर रीजन्स हैं यहाँ तो सेटलमेंट है ही नहीं. फिर अगर आप डेजर्ट्स की बात करते हो, अगेन अगर आप फॉरेस्ट की बात करते हो, फॉरेस्ट में भी जो थिक फॉरेस्ट है वहां पर थोड़ा बहुत हल्के फुल्के फॉरेस्ट की बात नहीं करी, जहां पर भी डेंस फॉरेस्ट है, थिक फॉरेस्ट है, वहां पर देन आपका रग ट्रेन्स. ठीक है, यानी कि रॉकी ट्रेन या आप कह सकते हो, है ना, रॉकी एरियाज. ठीक है. फिर आपके आती है स्टीप स्लोप्स, ये भी इस कैटेगरी में नहीं आते, यहाँ पर भी सेटलमेंट्स नहीं है. देन फाइनली कम्स वाटर लॉक्ड एरियाज. हाँ, वाटर लॉक्ड एरियाज क्या होते हैं? वाटर लॉक्ड एरियाज वो होते हैं जहां पर वेजिटेशन नहीं हो पाती है और पूरा कीचड़ दलदल भरा रहता है. अब जैसे कि अपना गुजरात साइड में आप देख लो, वहाँ वाटर लॉक्ड एरिया बहुत ज्यादा है. टोटली वेस्ट जो वेस्टर्न मोस्ट रीजन है, वहाँ पे क्या है, मैंग्रोव वेजिटेशन ज्यादा है. ठीक है. तो वहाँ सेटलमेंट्स नहीं हो पाती हैं. ठीक है. फिर आप डेजर्ट का एरिया देख सकते हो. इतनी ये जो रीजन्स लिखे हैं यहाँ पर सेटलमेंट्स नहीं है. जब सेटलमेंट्स नहीं है तो वहाँ का जो लैंड है वो ह्यूमन बींग्स की कोई काम का नहीं है. ठीक है. तो लैंड रिसोर्स इज ए नेचुरल रिसोर्स एंड इट हैज, अब इतना है, हमारे काम का नहीं है, जो बचा हुआ है वो उसको हम अपने काम में लेकर आ रहे हैं. ठीक है. तो कैसे लेकर आ रहे हैं? देखो वहां पे क्या क्या पॉसिबल है. जहां पर
सेटलमेंट्स है वहां पर क्या क्या है, अपना नेचुरल वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन, फिर यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सर्वाइव करता है, ठीक है, यहीं पर ह्यूमन लाइफ है, ठीक है, और ह्यूमन लाइफ के साथ साथ यहाँ पर आपका ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है, यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। सो एवरीथिंग, ये सब जो है मल्टीपल एक्टिविटीज, ये हम कहाँ पर कर रहे हैं? अगर ये मल्टीपल एक्टिविटीज हम कर रहे हैं तो ये भी हम लैंड पे ही कर रहे हैं, और ये जो रीजन है ये भी लैंड पे ही है। तो अगर हम देखेंगे कि लैंड रिसोर्स को हम, नेचुरल रिसोर्स को हम किस तरीके से यूटिलाइज करें, कि क्योंकि लैंड तो बढ़ नहीं रहा ना, तो हमें उसे प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहिए ताकि हम लोग सरवाइव कर सके, है ना, उसको मिसयूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब इतने के बाद अगर हम बात करते हैं जो लैंड एरिया है, इसको अलग कर लो, इसको देखो, और फिर इसमें क्या है हमारे पास, कितना एरिया माउंटेन्स का है, कितना प्लेटो रीजन है, और फिर कितना हमारे पास प्लेन रीजन है। देखो, माउंटेन्स, प्लेट्यू और प्लेन्स। अब जो माउंटेन्स हैं ये हमारे लिए क्या करते हैं, परसेंटेज वाइज कंसिडर करते हैं पहले हम। अब माउंटेन कितना है हमारे पास, 30% है, प्लेटो रीजन 27% है, और प्लेन्स हमारे पास आते हैं 43%। अब इसको टोटल कर लो, क्या 100% है ये? ओके, ठीक है, 100% को हमने डिवाइड कर दिया। तो दिस इज द डिवीजन इन परसेंटेज। माउंटेन्स हमारे लिए जो है क्या करते हैं, माउंटेन्स का बेनिफिट क्या है? देखो, यहाँ पर पेरिनियल रिवर्स हैं, पेरिनियल का मतलब 12 महीने बहने वाली नदियां, सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है। इन रिवर्स की वजह से जो हमारे कंट्री में सीजनल रिवर्स होती हैं वो भी सरवाइव करती हैं, ठीक है। और अगर ये पेरिनियल रिवर्स ना हो तो सीजनल रिवर भी सिर्फ सीजन में ही पानी होगा, उसके बाद तो वो सूखी रहेंगी। लेकिन सीजनल रिवर्स थ्रू आउट द ईयर कैसे पानी सप्लाई कर पाती हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द पेरिनियल रिवर्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द माउंटेन रीजन। ऊपर ग्लेशियर्स है ना, देन दिस माउंटेन रीजन इज द काइंड ऑफ अट्रैक्शन फॉर टूरिज्म, ठीक है, ये टूरिज्म के लिए अच्छा है। देन इसका इकोलॉजिकल इट इज गुड फॉर ecological aspect, we get many things from this region, ठीक है। then comes the plateau. plateau region में क्या है? plateau का भी अपना सिग्निफिकेंस है। लाइक यहाँ पर क्या है, मिनरल रिच है, मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स की वजह से, ठीक है। then comes the plain. प्लेन हमारे पास दो टाइप के प्लेन्स हैं, कौन कौन से हैं? एक तो गैंगेटिक प्लेन्स, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स जिनको कहते हैं गैंगेटिक प्लेन्स, या हम इसको नॉर्दर्न प्लेन के नाम से भी जानते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल रीजन में जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो भी प्लेन्स में ही कंसिडर होते हैं, ठीक है। इनकी अपनी वैल्यू है क्योंकि रिवर वैली का जो रीजन है वो अपना सेम उसका बेनिफिट है जैसे नॉर्दर्न प्लेन का है। वहां पे एग्रीकल्चर है आपका, वहां पे ज्यादा से ज्यादा सेटलमेंट्स होती हैं। तो हमारे लैंड को जिस रेशियो में हमने डिवाइड कर रखा है उनका अपना अपना सिग्निफिकेंस है इन वन और द अदर वे। अब अगर हम बात करते हैं इसके अलावा हमारे पास और क्या है, वी हैव आइलैंड्स ऑल्सो, है ना। आइलैंड्स का भी अपना एक सिग्निफिकेंस है। अब ये आपको पता चल गया माउंटेन्स, प्लेन्स। प्लेन्स क्या है? रिच इन एग्रीकल्चर, है ना, रिच इन एग्रीकल्चर लिख लीजिए। प्लेन्स में ही मैक्सिमम सेटलमेंट्स रहते हैं इस एरिया में, ठीक है, मैक्सिमम सेटलमेंट्स। यहीं पर है, ठीक है। प्लेन्स मैंने आपको बता दिए, टू टाइप्स के प्लेन है हमारे पास, एक तो नदर्न प्लेन है और एक हमारे पास कोस्टल प्लेन्स है। अब बात आती है आइलैंड्स की। आइलैंड्स भी अपने ही हैं। कौन कौन से आइलैंड्स हैं?
ठीक है। आइलैंड्स जो है, आइलैंड्स में हमारे पास क्या है, इट इज अ रिच सोर्स ऑफ कोरल डिपॉजिट्स। कोरल डिपॉजिट्स होने की वजह से यहाँ पर क्या है, ये अट्रैक्ट करता है, किसको अट्रैक्ट करता है, कोरल डिपॉजिट, फिशरीज को, ठीक है, और अदर वाटर लाइफ को, ठीक है, ठीक है। अब जो कोरल डिपॉजिट्स हैं, इससे क्या बनता है हमारे पास, जो कोरल एक्सट्रैक्ट है वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। कैसे, कोरल एक्सट्रैक्ट से हमारे लिए अस्थमा, ठीक है, आर्थराइटिस और अपने कैंसर और हार्ट डिजीजेस के लिए मेडिसिन बनती हैं, ठीक है। और ये हर साल जो है, ये आइलैंड रीजन जो कोरल डिपॉजिट वाला एरिया है, ये नियरली 5.7 ट्रिलियन, इसकी अपनी एक वैल्यू है, इतने का ये बिजनेस कर देता है, ठीक है। कैसे करता है, थ्रू फिशरी एंड टूरिज्म, ठीक है, फिशरी एंड टूरिज्म का ये रिच सोर्स है। तो अब आप ये देख सकते हो कि जो लैंड का जो डिवीजन है, चाहे वो माउंटेन है, चाहे वो प्लेटो रीजन है, चाहे आपका कोस्टल रीजन है, चाहे वो आपके प्लेन्स हैं, चाहे वो आइलैंड्स हैं, सबकी अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है, अपनी अपनी वैल्यू है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हमने लैंड की डिवीजन पढ़ ली, अब हम बात करेंगे लैंड यूटिलाइजेशन। हम किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, पहले वो देखते हैं, ठीक है। लैंड का यूटिलाइजेशन हर जगह, हर एरिया में एक तरह से नहीं है। लैंड डिफरेंट टाइप की हमारे पास, और हम उसको डिफरेंट टाइप से यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है लैंड यूटिलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, अब बात आती है लैंड यूटिलाइजेशन की। देखो, लैंड के बारे में एक चीज जानना बहुत जरूरी है। लैंड इज ए एसेट फॉर अस एंड इट हैज फाइनाइट मैग्नीट्यूड। फाइनाइट मैग्नीट्यूड का मतलब है इसका जो लिमिटेड एरिया है ये, ठीक है ना। लिमिटेड एरिया से क्या मतलब है, इसको हम बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। और जो भी हमने एक्टिविटी करनी है, मल्टीपल एक्टिविटीज जो हम लोग करते हैं, वो हमें इसी जितना 30% लैंड है उसी पे करना है। सो फाइनाइट मैग्नीट्यूड मीन्स लिमिटेशन इज देयर, लिमिटेड एरिया इज देयर एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट एसेट, नेचुरल एसेट फॉर अस, ठीक है। अब हाँ, इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड तो स्टूडेंट्स ऐसा है, देखो अगर आप अपनी थिंकिंग, अपना क्रिएटिविटी को लेते हो, तो आप इसे कंपेयर कर सकते हो कि जो इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड है, हमारा जो थिंकिंग है या हमारी क्रिएटिविटी है। अब देखो, पेट्रोल क्या चीज है, एक तरीके से ये हमारा रिसोर्स है, जमीन में से निकल रहा है पेट्रोल, बट इट इज आवर ओनली क्रिटिकल थिंकिंग, या आप ये कह सकते हो कि हमारी क्रिएटिविटी है कि जब हम उस फ्यूल को रिफाइन करते हैं, फिर हमारा दिमाग है कि हमने उसको ऑयल लैंप में कैसे यूज करना है, ठीक है, या हम उसको एज इंजन फ्यूल कैसे यूज करना है, या फिर केमिकल्स में कैसे यूज करना है, कॉस्मेटिक्स में कैसे यूज करना है। तो ये क्या है, इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड इस तरीके से देखा जाता है जिसकी कोई हद नहीं है ना। ये हमारी क्रिएटिविटी और थिंकिंग से आपको समझ में आ सकता है। लेकिन ये जो लैंड है, इट हैज फाइनाइट मैग्नीट्यूड, ये जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। इसको यूटिलाइज हम लोग यूज कर सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी बुद्धि से, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, forest area should be at least 33% of the total land area, but according to the forest report, forest survey report of 2021, इसकी जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट थी, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि इससे हमें अभी रिसेंटली हमारे पास कितना एरिया हो चुका है फॉरेस्ट का, दैट इज जस्ट 24.62%, यानी कि आउट ऑफ 33% वी हैव ओनली 24.62% ऑफ फॉरेस्ट एरिया, रेस्ट वी हैव टू वर्क हार्ड टू रीच अप टू दिस लेवल। हमें 33% बनाना है, लेकिन हमारे पास अभी सिर्फ इतना ही एरिया है एज पर द फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट ऑफ 2021। तो
सेकंड है, हम लोग देखो लैंड को हम एक फॉरेस्ट के रूप में यूज करते हैं। सेकंड इज एग्रीकल्चरल लैंड, जिस लैंड पे हम खेती करते हैं वो भी लैंड का ही हिस्सा है, खेती करना है हमने, वहां से फसलें उगानी है, खाने के लिए अनाज उगाना है। देन थर्ड इज नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, मतलब ऐसी लैंड भी है जिसपे हम खेती नहीं करते हैं। तो वो कैसी लैंड है, क्यों नहीं खेती करते हैं? इधर वो बैरन लैंड है या वो वेस्ट लैंड है। बैरन लैंड मतलब खाली पड़ा है, ऐसा लैंड जिसपे हम एग्रीकल्चर नहीं कर रहे ड्यू टू एनी रीजन। मे बी ये बैरन लैंड वेस्ट लैंड कैसे बना है? मे बी ड्यू टू एरिड, ये एरिड लैंड हो सकता है, ठीक है, ये डेजर्ट हो सकता है, ये रॉकी एरिया हो सकता है। देन मे बी इट इज वाटर इरोडेड, ठीक है। वाटर इरोडेड का मतलब समझते हो? 4th 5th में पढ़ा था आपने। वाटर इरोडेड एरिया कैसा होता है? बिल्कुल, जो पानी के बहाव से ऊपर की फर्टाइल लेयर बह जाती है, तो वो एरिया, लैंड एरिया एग्रीकल्चर के लायक नहीं रहता, क्योंकि फर्टिलिटी अगर जिस एरिया में नहीं है, जिस सॉइल में नहीं है, दैट इज नॉट ऑफ एनी यूज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। तो मे बी वाटर इरोडेड हो और मे बी विंड इरोडेड, ठीक है। और ये रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। मार्शी लैंड हो सकता है, वो मार्शी लैंड अभी मैम ने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि मार्शी लैंड कैसे होती है, वाटर लॉक्ड एरियाज। हाँ, तो मार्शी लैंड कैसे होते हैं? जहाँ पे दलदल, कीचड़ वगैरह सब कुछ रहता है, ठीक है। तो इन रीजंस की वजह से, इन सब कारणों की वजह से दैट लैंड इज कॉल्ड नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, बैरन लैंड या वेस्ट लैंड। अब वेस्ट लैंड में ऐसे एरियाज भी आ जाते हैं बेटा, जैसे कि जहां पर आपके घर हैं, जहां पे आपका सेटलमेंट है, जैसे बिल्डिंग्स हैं आपकी, ठीक है, बिल्डिंग्स, ये नॉन एग्रीकल्चर है ना, वहां पे खेती बाड़ी नहीं हो रही है। फिर जहां आपकी फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, रोड्स हैं, कंस्ट्रक्शंस हैं, मतलब जैसा ये एयर अपना हेलीपैड है, एयरपोर्ट है, तो ये जो एरियाज है ना, ये भी वेस्ट लैंड में ही कंसीडर किया जाता है, बिकॉज दिस लैंड इज नॉट एट ऑल यूज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। नाउ द फोर्थ वन इज अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। नाउ अदर अनकल्टिवेटेड लैंड मतलब ऐसे और जमीन के टुकड़े जिसपे हम लोग खेती नहीं कर रहे हैं, तो लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जैसे परमानेंट पास्चर्स हैं, ग्रेजिंग लैंड्स हैं, ठीक है। देन कम्स अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, और ऐसे जमीन के टुकड़े जहां पर खेती नहीं हो रही है, तो वो कैसे लैंड्स हैं? मे बी पास्चर लैंड्स और ग्रेजिंग लैंड्स, ऐसे लैंड्स जहाँ पे जानवर सिर्फ जाके चरते, उनके चारे का सामान उगाया जाता है, बस और कुछ नहीं, ठीक है, उनको चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। क्योंकि ऐसे अगर वो जहां पर कल्टिवेटेड लैंड है, जहाँ पे हमारी खेती हो रही है, अगर वहां छोड़ देंगे तो हो गया फसल का, ठीक है। इसीलिए ग्रेजिंग लैंड्स अलग से हैं, बट दीज pastures, permanent pastures and grazing lands are included in other uncultivated land only, ठीक है। फिर कल्चरेबल लैंड है या कल्टिवेबल लैंड है, बट दैट लैंड वॉज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years। 5 साल से ज्यादा जो है ना, हमने इसको क्या किया हुआ है, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड। अभी हम इस पे कोई खेती नहीं कर रहे हैं, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, ठीक है, फॉर मोर देन 5 years। अब इसमें कैसे है कि ये लैंड कल्चरेबल तो है, कल्टीवेबल तो है, मतलब यहाँ पर हम खेती कर सकते हैं, बट इट वॉज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड राइट नाउ। क्यों उसको अनकल्टिवेटेड, उस पर क्यों नहीं खेती हो रही है? मे बी इट इज नॉट फर्टाइल, मच फर्टाइल, और हम लोग इसको फर्टाइल बना सकते हैं, कल्चरेबल बना सकते हैं, कल्टिवेबल बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड अदर सोर्सेस, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ लैंड इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन अनकल्टिवेटेड लैंड ओनली, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस समय तो इसमें कुछ खेती नहीं हो रही है ना, अभी हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं, बट हाँ, जब हमारे को करना होगा, इसको अपने लायक बनाना होगा, तब हम इस लैंड को बना सकते हैं, बट नाउ राइट नाउ वी आर नॉट एट ऑल यूजिंग इट, दिस लैंड। अब देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रुप्स। अब ये क्या चीज है?
मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रुप्स का मतलब है ऐसी जगह जहां पर पेड़ पौधे उगाए तो जाते हैं या उगाए गए हैं या नेचुरली वो उग गए हैं, लेकिन उनसे हमारा कोई कंसर्न ज्यादा रहता नहीं। मतलब वो ना इंसानों के खाने पीने के काम आ रही है, ना जानवरों के खाने पीने के काम आ रही है, बट दोज क्रॉप्स आर ग्रोन। अब जैसे आप अपनी सिटी में देखोगे जहां आप ट्रैफिक चलता है ना सड़क पे, तो आप देखोगे दो सड़कों के बीच में ऐसे पेड़ उगाए गए होते हैं ना, बीच में जहाँ से एक साइड तो यहाँ तो फुटपाथ है ना, ये फुटपाथ है, यहाँ पर भी फुटपाथ है, बट यहाँ पर दो सड़कों के बीच में ऐसे पेड़ उगाए जाते हैं। इनको हम कंसिडर करते हैं मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रुप्स में। फिर वो सारे पेड़ भी जिनको हमने नहीं उगाया, वो नेचुरली उग गए, जिनका एज कोई वो नहीं है सिग्निफिकेंस फॉर अपने जानवर और हमारे लिए, ठीक है, जो ऐसे उग गए हैं। जैसे आप कहीं गाड़ी ड्राइव करना सीखने जाते हो किसी बड़े लैंड एरिया में, तो वहां पे ऐसे पेड़ पौधे उगे रहते हैं ना, उनको भी हम मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रुप्स में ही काउंट करते हैं, ठीक है। तो अब हमने लैंड यूटिलाइजेशन में ऐसा लैंड का पोर्शन कंसीडर कर लिया है जो कि हमारे लिए वेस्ट है ना। जैसे फॉरेस्ट का एरिया वो हमारे इतने काम नहीं आता, डेंस फॉरेस्ट है, तो अभी हम उसको वैसे भी टारगेट के अकॉर्डिंग तो अभी हमें अचीव करना रह गया, बट स्टिल वी आर हैविंग 24.62 जो कि साइड में पड़ा हुआ है। उसके अलावा नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, उसमें बैरन लैंड हमने इंक्लूड किया, वेस्ट लैंड इंक्लूड किया। जैसे बंजर भूमि है ना, बैरन लैंड, वो हमने बता दिया किस किस चीजों की वजह से हो सकती है, वो आपको ध्यान रखना है। वेस्ट लैंड जहाँ बिल्डिंग वगैरह है, आपका एयरपोर्ट है, रोड्स हैं, ये सब वेस्ट लैंड में ही काउंट आता है, तभी वहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं, तो वहां खेती बाड़ी हो रही होती, ठीक है। और फिर उसके बाद में हमारे पास आ जाते हैं पास्चर, परमानेंट पास्चर्स, ग्रेजिंग लैंड्स, है ना। तो ये क्या है, ये भी ऐसा लैंड है जो हमारी यूटिलाइजेशन में नहीं आ रहा है, पर अगर हम जानवरों को खेतों में छोड़ देंगे तो क्या होगा, फिर तो फसल खा जाएंगे, है ना। तो इसीलिए ग्रेजिंग, परमानेंट पास्चर्स और ग्रेजिंग लैंड्स बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास जो है कल्टीवेबल लैंड्स हैं, जिन पे हम खेती कर सकते हैं, बट अभी नहीं कर रहे हैं, वो हमने ऐसे ही छोड़ रखे हैं। एंड देन there is a land that comes under miscellaneous tree crop groups, तो ये भी लैंड जो है ये भी हमने साइड कर दिया। अब इसके अलावा लैंड का यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ हो रहा है, अब ये तो इस टाइप से यूटिलाइजेशन हो रहा है जो कि ना के बराबर है। अब जो यूटिलाइजेशन एक्चुअल है वो किस फॉर्म में हो रहा है, लैंड का यूटिलाइजेशन दो तरीके से बेसिकली हमारे यहाँ होता है। एक तो फैलो लैंड के रूप में होता है, ठीक है। फैलो लैंड का मतलब अभी मैं आपको समझाती हूँ, ये फैलो लैंड में नहीं आता है, एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, ये है एक्सक्लूडिंग, इसको आप लिख लीजिए, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। फैलो लैंड में भी आपको समझाती हूँ, ठीक है। फिर दूसरा आता है आपका नेट सोन एरिया, जिसपे हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, वो वाला एरिया, ठीक है। नेट सोन एरिया में भी हम लोग ग्रॉस क्रॉप एरिया को भी समझेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा लैंड का यूटिलाइजेशन इन दो बेसिक फॉर्म्स में हम कैसे करते हैं। फैलो लैंड में भी एक करंट फैलो लैंड होगा, एक होगा अदर देन करंट फैलो लैंड, मैं भी समझाते हैं, ठीक है, इसको समझाते हैं मैं आपको। तो ये टाइप्स आपने देख लिए, किस तरीके से वेस्ट लैंड पड़ा हुआ उसको क्या कहा जाता है। और ये आप अब समझोगे कि वेस्ट लैंड नहीं है, हम उस पे कल्टीवेशन करते हैं, हम उस पे क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, और उसको किस किस कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब देखो फैलो लैंड क्या चीज है, ये वो जमीन का टुकड़ा है जिसपे हम खेती करते हैं, बट हमने कुछ सीजन के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दिया है, और 2-4 सीजन के बाद हम उस जमीन के टुकड़े पे दोबारा से कल्टीवेशन करेंगे, ठीक है, हम खेती करेंगे। तो ऐसे लैंड को हम कहते हैं फैलो लैंड। मतलब आप ये समझो कि हमने इस पर ट्रैक्टर चला दिया है, अब सिर्फ बीज नहीं डाला है, समझ में आया। ऐसे जमीन के टुकड़े को हम कहते हैं फैलो लैंड। सो इसको कैसे डिफाइन करोगे, अ पीस ऑफ लैंड दैट इज नॉर्मली यूज्ड फॉर फार्मिंग बट इट इज लेफ्ट विद नो क्रॉप ऑन इट टू लेट इट रिकवर इट्स फर्टिलिटी। वो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जो जमीन का जो टुकड़ा है जिसपे हम खेती कर रहे थे, हम 2-3 सीजन के लिए उसको इसलिए छोड़ दे रहे हैं ऐसे ही, ताकि वो अपनी फर्टिलिटी को रिगेन कर सके, ठीक है। तो दैट लैंड इज कॉल्ड फैलो लैंड। अब बात आती है करंट फैलो लैंड क्या है, अदर देन करंट फैलो लैंड क्या है।
करंट फैलो लैंड का मतलब है वो फैलो लैंड जिसको हमने लेस देन 1 ईयर या 1 ईयर के लिए हमने उसको छोड़ा हुआ है, छोड़ दिया था अनकल्टिवेटेड, बट हम उसको 1 साल के बाद या 1 साल से कम 8-10 महीने के लिए छोड़ा हुआ है, फिर हम उसमें कल्टीवेशन करेंगे। अदर देन करंट फैलो लैंड का मतलब क्या है? अदर देन करंट फैलो लैंड का मतलब है, करंट फैलो लैंड का समझ में आ गया ना कि लेस देन 1 ईयर या 1 ईयर तक। अब इससे ज्यादा 1 ईयर से लेके 5 ईयर्स तक जब हम किसी लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं और 5 ईयर्स के बाद हम उसको यूज करते हैं, then that land is called other than current fallow land। इतना समझ में आ गया? आप लोग इस वर्ड में कंफ्यूज होते हो कि फैलो क्या चीज है। सो फैलो लैंड इज अ, फैलो लैंड क्या चीज है? वो जमीन का टुकड़ा है जिसपे हम खेती कर रहे थे और फ्यूचर में भी करेंगे, बट हमने उसको कुछ सीजन्स के लिए उस पे खेती नहीं करी है, सो दैट दैट पीस ऑफ लैंड शुड रिगेन इट्स फर्टिलिटी। ठीक है, अपनी उपजाऊपन को दोबारा से रिगेन कर ले, बस इस वजह से। तो इसमें 2 टाइप के लैंड है, करंट फैलो लैंड और अदर देन करंट फैलो लैंड। करंट फैलो लैंड का मतलब है हम 1 साल से कम या 1 साल तक हम जिस लैंड को छोड़ देते हैं, so that it regains its fertility and we will start cultivation on it again after 1 year। ठीक है, 1 साल तक, और उसके बाद हम करते हैं उसमें खेती। लेकिन करंट फैलो लैंड, अदर देन करंट फैलो लैंड में हम 5 साल तक इस जमीन के टुकड़े को ऐसे ही छोड़ देते हैं, बट आफ्टर दैट यस अगेन कल्टीवेशन विल बी देयर। ठीक है, इतना क्लियर है? फैलो लैंड, करंट फैलो लैंड, अदर देन करंट फैलो लैंड। फैलो लैंड वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है, फैलो का मतलब मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, इसमें सिर्फ बीज नहीं डला है। ठीक है, बाकी हम लोग उसमें ट्रैक्टर चला देते हैं ताकि उसकी फर्टिलिटी दोबारा से बरकरार हो सके जैसी उसको हमें जरूरत है। ठीक है, अब बात करते हैं सोन एरिया, नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप एरिया। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अब बात आती है हमारी नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप एरिया। ठीक है, नेट सोन एरिया क्या चीज है? नेट सोन एरिया इज द एरिया विच इज सोन बाय द क्रॉप एंड इट इज काउंटेड ओनली वंस। अब देखो, इसकी डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो, एरिया सोन विथ क्रॉप but it will be counted only once। इसका मतलब क्या है? counted only once। सपोज करो मेरे पास 1 हेक्टेयर की जमीन है जिसपे मैं खेती कर रही हूँ। ठीक है, अब मेरे पास ये है मेरा 1 हेक्टेयर का एरिया जिसपे मैं खेती कर रही हूँ। ठीक है, अब मैंने साल में 3 फसलें उगा दी। ठीक है, पहले 4 महीने में इसमें 1 क्रॉप उगा दी। ठीक है, फर्स्ट 4 मंथ्स में, ठीक है, 1 क्रॉप थी। ठीक है, देन सेकेंड 4 मंथ में फिर मैंने 1 क्रॉप उगाई, देन अगेन थर्ड क्वार्टर में भी मैंने 1 क्रॉप उगा दी। तो मैंने टोटल 1 हेक्टेयर में कितनी क्रॉप उगा दी? 3। लेकिन जब इसकी काउंटिंग होगी कि कितने एरिया में हमने फसल उगाई, तो दैट विल नॉट बी काउंटेड एज कि पहले पूरे साल में 1 हेक्टेयर, फिर दूसरी बार एक दूसरा हेक्टेयर, फिर तीसरी बार तीसरा हेक्टेयर, मतलब 3 हेक्टेयर में हमने क्रॉप्स उगाई थी। नो, ये कैसे होगा? द एरिया सोन विद द क्रॉप, यानी कि 1 हेक्टेयर एरिया में हमने क्रॉप बीजी उगाई। ठीक है, बट इट विल बी काउंटेड ओनली वंस। पूरे साल में जब नेट सोन एरिया निकाला जाएगा दैट विल बी काउंटेड एज 1 हेक्टेयर ओनली। बट ग्रॉस क्रॉप एरिया में क्या है? It will be counted the number of times that particular area is sown with the crops। ठीक है, ग्रॉस क्रॉप एरिया का मतलब है, सपोज करो अब मेरे पास 100 गज का 500 गज की जमीन है। ठीक है, अब 500 गज की जमीन में मैंने क्या किया, यही वाला एग्जांपल यहाँ पे रखेंगे तो ग्रॉस क्रॉप एरिया कितना निकलेगा? जैसे हमारे 3 मेन सीजन है ना, तो ज़ैद, खारिफ और बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अब हमने जो ये 3 सीजन है, तीनों सीजन्स का मैंने डिफरेंट क्रॉप्स उगाई। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम 500 गज जमीन थी। ठीक है,
ये सोन एरिया था, ठीक है ना। फिर दूसरी बार में भी हमने 500 गज जमीन पे फसल उगाई और तीसरी बार में भी 500 गज जमीन पे ही मैंने फसल उगाई। 3 डिफरेंट क्रॉप्स मैंने यहाँ पर उगाई एक साल में, और लेकिन वो एरिया वही था। लेकिन अब इसमें क्या करेंगे हम, ग्रॉस क्रॉप एरिया में हम तीनों बार का एरिया, तीनों बार में जितना भी एरिया यूज हुआ है हमने उसको काउंट करना है। कैसे काउंट करना है, 500 गज पे पहली फसल, दूसरी फसल फिर 500 गज में, और फिर तीसरी फसल भी हमने 500 गज में करी। तो हमारे पास टोटल हमने कितने एरिया में हमने क्रॉप उगा दी, ग्रो कर दी, दैट इज 1500 गज में। इसका आंसर कितना आएगा, 1500 गज। ग्रॉस क्रॉप एरिया क्या आ गया, 1500 गज। 3 बार फसल उगाई सेम एरिया में, लेकिन वो 500 गज का 3 बार हमने काउंट करना है। लेकिन नेट सोन एरिया में द एरिया सोन इन द विद द क्रॉप, ठीक है, बट इट विल बी काउंटेड ओनली वंस। यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स इट इज यूज्ड एज ए नंबर ऑफ टाइम्स विल बी, वी हैव टू काउंट दैट पर्टिकुलर एरिया। इतना क्लियर है नेट सोन एरिया कैसे हमने कैलकुलेट करना है, ग्रॉस क्रॉप एरिया हमने कैसे कैलकुलेट करना है। इट्स ओके। अब मैं इसके लिए ग्रॉस क्रॉप एरिया के लिए यहाँ पर लिख देती हूँ इसकी डेफिनेशन, इसको इरेज करके। सो स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन क्या हुई, ग्रॉस क्रॉप एरिया को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द टोटल एरिया सोन वंस एज वेल एज मोर देन वंस इन अ पर्टिकुलर ईयर व्हेन द क्रॉप इज सोन ट्वाइस द एरिया इज काउंटेड ट्वाइस। अगर थ्राइस सोन किया तो एरिया विल बी काउंटेड थ्राइस, ठीक है, इन द सेम वे, ठीक है। 4 बार यूज करेंगे 4 बार काउंट करेंगे, 5 बार यूज करेंगे 5 बार काउंट करेंगे दैट पर्टिकुलर एरिया, जब हम एक साल का कैलकुलेट करते हैं। ग्रॉस क्रॉप एरिया को जीसीए भी लिखते हैं, ठीक है, और नेट सोन एरिया को एनएस से लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। नेट सोन एरिया इज मैक्सिमम इन पंजाब एंड हरियाणा equal to 80%, but it is least in Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur and Andaman and Nicobar. Students देखो, लैंड का जो यूटिलाइजेशन है अब तक जो हमने उसका डाटा तैयार किया है, that is only 93% of data is prepared, but 7% is still remaining। ये 7% एरिया जो है, ये लैंड एरिया कहाँ का है, दैट इज द लैंड ऑफ असम। कुछ हिस्सा असम का है, जो कि वो लैंड एरिया को हमने लैंड यूटिलाइजेशन हम कैसे कर रहे हैं, उस लैंड को हम काउंट नहीं करते हैं, ना किया है। और दूसरा है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जो एरिया है, दैट इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड, दैट इज ऑल्सो नॉट एस्टिमेटेड। तो ओनली 93% ऑफ लैंड utilization is known to us, whereas rest of the 7% of land utilization is not known till now, because that is the land of area of Assam and Pak occupied Kashmir. So I hope इतना लैंड यूटिलाइजेशन का टॉपिक क्लियर है आपका, हम कैसे लैंड यूटिलाइजेशन करते हैं, फिर उसमें नेट सोन एरिया क्या है, अगर उसमें क्रॉप प्रोडक्शन में यूज करते हैं तो ग्रॉस क्रॉप एरिया क्या है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आपकी बुक में एक पाई चार्ट दिया हुआ है ना। वैसे तो ये 10th की बुक पिछले 10, 12, 15 साल से शायद दोबारा से इसका कोई अच्छा एडिशन आया नहीं है, 10 साल पुराना ये एडिशन है। आप उसमें देखना एक पाई चार्ट दिया हुआ है, तो उस पाई चार्ट को आपने अच्छे से स्टडी करना है। आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कितना परसेंटेज कहाँ पे, वैसे मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है, याद हो ही जाएगा, बट उसको भी आप कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास तक टाइम ओवर हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास तक आपने अच्छे से नोट्स बनाने हैं, रिवाइज अच्छे से करना है, डाउट्स को साथ ही साथ क्लियर करना है।